हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और उसमें हम पढ़ चुके हैं पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, जिसका दूसरा नाम है जागरण काल या फिर सुधार काल। और ऐसे भी आता है कि जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, द्विवेदी युग को कहते हैं। इसकी समय अवधि है 1900 से 1920 या फिर इसमें दे सकता है 1900 से 1922 ईस्वी तक। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। अब हम द्विवेदी युग के पहले इसमें जो कवि और लेखक हैं उनको याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुट अप होता है कौन से द्विवेदी युग के हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमको उसमें सारे नाम याद होने चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ट्रिक है, कहानी के द्वारा हम इसको समझ लेंगे। श्रीधर एक थे जिनका नाम था श्रीधर, और श्रीधर जी अयोध्या गए किससे मिलने, सियाराम नरेश से मिलने। तो श्रीधर अयोध्या गए सियाराम नरेश से मिलने। अब वहाँ क्या होता है, देवकी के बाल कृष्ण ने महान माखन गुप्त रूप से खाया। तो आप इसको 2 बार रिकॉल करिए, याद हो जाएगा। श्रीधर अयोध्या के सियाराम नरेश से मिले और वहाँ देवकी के बाल कृष्ण ने महान माखन गुप्त रूप से खाया। श्रीधर से दोस्तों हो जाएगा श्रीधर पाठक, और अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, और सिया से हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त, और राम से हो जाएगा दोस्तों क्या, राम नरेश त्रिपाठी, और देवकी से हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। क्या हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। बालकृष्ण से बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, वो भारतेंदु युग में थे, और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है। और महान से हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखन से हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, और गुप्त से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो सूत्र क्या बना, श्रीधर पाठक अयोध्या के सियाराम नरेश से मिले और देवकी के बालकृष्ण ने महान माखन गुप्त रूप से खाया। देवकी नंदन खत्री की जो रचना है वो है चंद्रकांता। क्या है, चंद्रकांता, यो की एक क्या है, उपन्यास है। अब हम एक एक इसमें आगे पढ़ेंगे। तो पहले हैं श्रीधर पाठक। याद कैसे रखेंगे, जो श्रीधर पाठक हैं इनकी शादी होती है सुषमा से। किससे, सुषमा से। और सुषमा कहाँ की हैं, कश्मीर की हैं। और कश्मीर जो है भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो कश्मीर के लिए लोग हम क्या करते हैं, गीत गाते हैं। कैसा, भारत गीत। कहाँ से कहाँ तक, देहरादून तक जाते हुए। तो श्रीधर पाठक की शादी होती है सुषमा से, जो कि कहाँ की है, कश्मीर की हैं। तो कश्मीर सुषमा, और श्रीधर पाठक कहाँ है, देहरादून के लिए। ये देहरादून से हो जाएगा। और ये इनके लिए क्या गाते हैं, भारत गीत। तो रचना हो गई कश्मीर सुषमा, भारत गीत, और देहरादून हो जाएगा। अब आ गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें लिखा है अयोध्या सिंह। अयोध्या का संबंध जो है वो राम जी से है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि जब राम जी वनवास जाते हैं तो वो अपने प्रिय यानी सीता से कहते हैं अब चलो हमें यहाँ से प्रवास करना है। तो प्रिय और प्रवास रचना हो गई प्रिय प्रवास। कहाँ जाते हैं वो, वनवास, इसलिए हो जाएगा वैदेही वनवास। 2 पैर श्री राम जी के, 2 पैर सीता के, कितने हो गए, 4 पद। तो क्या हो गया, चोखे चौपदे। और नग्न पैरों से वे थे, उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, इसलिए चुभते चौपदे। तो क्या हो गया, प्रिय प्रवास, और गए वनवास तो वैदेही वनवास। कितने पैर थे, 4। तो चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। अब होता क्या है, वनवास में जो लक्ष्मण होते हैं, लक्ष्मण जी उनके लिए पानी लेने जाते हैं। पानी में रस लेने जाते हैं, और क्या लेकर के, कलश लेकर के। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, रस कलश हो जाएगा। तब तक सीता जी और राम जी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं, और पेड़ का नाम क्या है, पारिजात है। उसमें छोटी छोटी लताएं निकली हैं, इसलिए हो जाएगा कल्पलता। उसमें है क्या, फूल और पत्ते। और वो जो दिन का समय नहीं है, रात का है, तो आसमान में क्या निकले हैं, चंदा, इसलिए चंदा मामा हो जाएगा। अब एक कहानी के द्वारा ही इससे जोड़ लेंगे कि वो बोले प्रिय चलो करेंगे प्रवास, हो जाएगी प्रिय प्रवास। जाएंगे वनवास, वैदेही वनवास। 4 पैर से चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। पानी लेने गए, इट मीन्स रस कलश। और पेड़ था क्या, पारिजात, उसमें निकली थी लता कल्पलता, उसमें थे फूल और पत्ते। तो फूल पत्ते, और दिन का समय नहीं था, रात का था, आसमान में निकला था चंदा, तो हो जाएगा चंदा मामा।
आगे दोस्तों दिया गया सियाराम शरण गुप्त। ये सियाराम शरण गुप्त जी जो हैं मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। इट मीन्स उनके छोटे भाई थे मैथिली शरण गुप्त के। रचना कैसे याद रखेंगे? तो सियाराम जी जो हैं एक अनाथ लड़के हैं, अनाथ लड़के हैं और वो पथ पर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पाथे। और विषाद मीन्स कौन से पथ पर? दुख के पथ पर। तो सियाराम शरण जी जो हैं वो एक अनाथ हैं, इसीलिए वो दुख डेट मीन्स विषाद के पथ पर जा रहे हैं, तो हो जाएगा पाथे, अनाथ और विषाद। अब आ गया राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो शादी होती है वो मानसी से होती है, और मानसी से ये जाएंगे क्या करने? मिलने। तो मिलने से हो जाएगा दोस्तों क्या? मिलन। और पैदल जाएंगे, पैदल मिस हो जाएगा पथिक। तो ये तीन रचनाएं जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। पाथेय जो है सियाराम शरण गुप्त की है, पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की है, और एक आप और रचना पढ़ोगे प्रेम पथिक, और जो प्रेम पथिक है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। तो जो प्रेम पथिक है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक हैं, मिलने गए किससे? मानसी से। तो पथिक, मिलन और मानसी। सियाराम शरण गुप्त जी अनाथ हैं, इसलिए दुख के डेट मीन्स विषाद के पथ पर आगे जाएंगे, तो हो जाएगा पाथे। आगे बढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त। ये जो है मैथिली शरण गुप्त ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था, गांधी जी ने दिया था। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं काफ़ी सारी, इनको एक कहानी के द्वारा हम समझ सकते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये क्या थे? किसान थे। क्या थे? किसान थे। तो हम लोग तो अपने समय में पढ़ते थे तो मैथिली शरण गुप्त को याद रखने के लिए मूंगफली शरण गुप्त पढ़ते थे, क्योंकि किसान जो है वो मूंगफली बोता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी क्या थे? किसान थे। किसान का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी पुत्र थे। और एक पृथ्वी पुत्र रचना है मन्नू भंडारी की। तो किसान थे, किसान में पृथ्वी पुत्र थे, और ये क्या करते थे? मातृभूमि की सेवा करते थे। क्या कहते हुए? जय भारत भारत भारती। क्या कहते थे? जय भारत और भारत भारती। याद हो गया कि मैथिली शरण गुप्त जी एक किसान थे और पृथ्वी के पुत्र थे और मातृभूमि की सेवा करते थे। क्या कहते हुए? जय भारत और भारत भारती। इनका एक घर था जिसका नाम पंचवटी था, और इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम शकुंतला था, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा था। वो भी महाकलाकार थी, इसलिए महाकाव्य हो जाएगा। और एक लड़का था जिसका नाम क्या था? साकेत था। क्या था? साकेत। अब लड़की महाकलाकार है तो लड़का भी महाकलाकार होगा, इसीलिए साकेत जो है यह भी क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा। क्लियर? तो किसान थे, पृथ्वी के पुत्र थे, मातृभूमि की सेवा करेंगे, जय भारत भारत भारती कहेंगे, घर का नाम पंचवटी, पत्नी का नाम शकुंतला, पुत्री का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम साकेत। अब इनके वहाँ एक कुत्ता पला रहता है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या? जयद्रथ। क्या नाम था उसका? जयद्रथ नाम था। अब होता क्या है कि जयद्रथ ये बैठता है घर के द्वार पर, द्वार से हो जाएगा दोस्तों क्या? द्वापर। तो ये घर के द्वार पर बैठता है जयद्रथ, और एक दिन उनके बच्चे का बर्थडे था साकेत का, तो एक म्यूजिक बज रहा था, यानी झनकार बज रही थी, आदर्श झनकार। तो किसी ने कुत्ते के गर्दन पर पैर रख दिया, कुत्ता गया मर, तो हो जाएगा जयद्रथ वध। तो उसका हो गया क्या? अर्जन और विसर्जन। क्लियर हो गया? अब एक साथ देख लेते हैं। तो किसान, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, जय भारत भारत भारती, शकुंतला, घर का नाम पंचवटी, पुत्री यशोधरा, पुत्र साकेत, और कुत्ता बैठता है द्वार पर, हो जाएगा द्वापर जिसका नाम है जयद्रथ, और किसी ने उसके गर्दन पर पैर रख दिया, हो गया रंग में भंग। तो आदर्श झनकार आई और कुत्ता मर गया, उसका करना पड़ा अर्जन और विसर्जन। अभी नोट करके दोस्तों क्या लिखी है कि जो विष्णु प्रिया है वो मैथिली शरण गुप्त की है, कवि प्रिया केशवदास की है, रसिक प्रिया केशवदास की, जबकि कनु प्रिया धर्मवीर भारती की है। ये लोग जब हम काव्य पढ़ रहे थे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो उसमें ये मैंने सारी रचनाएं एक साथ बताई थी। अगले हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो माखन होता है वो फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो पिघलने ना पाए। फ्रिज में बर्फ़ जमती है जिसको हिम बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हिम तरंगिनी और हिम क्रीटनी। तो माखन का संबंध किससे? हिम तरंगिनी और हिम क्रीटनी। एक रचना और है पुष्प की अभिलाषा।
तो पुष्प की यह अभिलाषा है कि वो हिम तरंगिनी बने और हिम किरीटिनी बने। तो हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी और पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब आ गया जी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? इसको ऐसे याद रखेंगे, काव्य मंजूषा। तो एक लड़का था, एक लड़की थी जिसका नाम मंजू था, मंजू से हो जाएगा मंजूषा। उसको एक लड़का था जिसका नाम रंजन था। उसने क्या किया? फूल फेंक कर मारा। फूल का मतलब सुमन, तो हो जाएगा मंजूषा, काव्य मंजूषा, रसज्ञ रंजन, सुमन, ये छोड़ देंगे सब। और वो लड़की जो है अबला थी, तो करने लगी विलाप। क्या हो जाएगा? अबला विलाप। और फिर हो जाएगा कालिदास की निरंकुशता। क्या हो जाएगा? कालिदास की निरंकुशता। तो इतनी रचना याद कर लेंगे, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कालिदास की निरंकुशता और रसज्ञ रंजन। ठीक। गंगा लहरी लिखा गया है। गंगा लहरी पद्माकर की भी थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी थी, और गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी रचना है। जबकि श्रृंगार लहरी जो रत्नाकर की है और विष्णु लहरी भी किसकी है? रत्नाकर की रचना थी। अगले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वो कुमकुम है, अपलक है, रश्मिरेखा है और उर्मिला है। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? तो बालकृष्ण, कृष्ण जी के लिए जो नए वाले कृष्ण हैं, यानी छोटी अवस्था में, तो नए वाले कृष्ण के लिए उर्मिला और रश्मि ने अपनी पलकों पर क्या लगाया? कुमकुम लगाया। किसके लिए? बालकृष्ण के लिए। वो भी कौन से? नवीन का मतलब नवीन वाले, नहीं तो बालकृष्ण भट्ट भी हो जाएगा, वो दूसरे हैं। तो उर्मिला और रश्मि ने एक रेखा बनाई, किससे? कुमकुम से। कहाँ पर? अपनी पलकों पर। तो हो जाएगा उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक और कुमकुम हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान पर। जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ये नाम बोलने पर ऐसा लगता है कुछ रानी टाइप का है, इसीलिए ये झांसी की क्या हैं? रानी हैं। इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है मुकुल। क्या नाम है? मुकुल। एक बार ये लोग टहलने जाते हैं संगम पर। संगम जहाँ तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो हो जाएगा कितनी धारा? त्रिधारा। उसमें नाव इधर हिलती और डुलती है, इससे उनके गले में जो पड़ा है मोती वो हो जाता है बिखर, तो हो जाएगा बिखरे मोती। तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? झांसी की रानी है। दोस्त का नाम मुकुल है और नदी पर घूमने आते हैं। त्रिधारा, मोती गया बिखर, इसलिए हो जाएगा बिखरे मोती। अब अगर आपसे पूछे कि द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी हैं, तो सरस्वती जो है वो द्विवेदी युग की सबसे इम्पोर्टेंट पत्रिका है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और भी पत्रिकाएं हैं, प्रभा हो गई। द्विवेदी युग के दो निबंधकार, तो बाबू श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं द्विवेदी युग के मुख्य दो निबंधकार हैं। इस तरह से ये द्विवेदी युग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग या फिर शुक्ल युग के बारे में पढ़ेंगे।